सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारी खास चर्चा में, जहां पूर्व राजदूत संजय सुधीर बता रहे हैं कि भारत ने आखिर कैसे सफलतापूर्वक ऊर्जा संकट का सामना किया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। 28 फरवरी 2026 ईरान पर हुए हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का कारोबार होता है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी लगभग 90% कच्चे तेल और 60% एलपीजी की जरूरत आयात से पूरी करता है, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब 4 महीने तक चले इस संकट के दौरान न तो देश में किसी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी हुई, न ही किसी घर में रसोई गैस की सप्लाई रुकी और न ही आम उपभोक्ता पर वैसा बोझ पड़ा जैसा दुनिया के कई बड़े देशों में देखने को मिला। तो आखिर भारत ने यह कैसे किया? क्या यह सिर्फ संकट के समय की त्वरित प्रतिक्रिया थी या फिर पिछले एक दशक में बनाई गई ऊर्जा सुरक्षा रणनीति, मजबूत कूटनीति और विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभूतपूर्व समन्वय का परिणाम था? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजदूत श्री संजय सुधीर। आपने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग का नेतृत्व किया है, जहां भारत की वैश्विक ऊर्जा रणनीति और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जैसी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रहे, जहां भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि सीपा में आपकी अहम भूमिका रही। आज आप आईआईएम अहमदाबाद के जेएसडब्ल्यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में विशिष्ट फेलो के रूप में नीति और वैश्विक मामलों पर काम कर रहे हैं। संजय सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहते हैं, ये जो संकट था हॉर्मुज जब बंद हुआ तो ये कितना बड़ा संकट था दुनिया के लिए और भारत के लिए? पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा संकट था क्योंकि कहा जाता है कि विश्व में बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सुएज कनाल है, पैनामा कनाल है, मलक्का स्ट्रेट है, बाबल मंदब है। लेकिन ये जो जिनको चोक पॉइंट कहा जाता है वो कभी इतिहास में बंद हुए नहीं। सुएज कनाल में एक एक्सीडेंट हो गया था एक शिप का 2021 में, उसकी वजह से वो बंद हो गई। बाबल मंदब में हुतीज ने थोड़ा सा थ्रेट किया तो 2023 में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पैदा हुई उसके वजह से, लेकिन वो ज़्यादा देर चला नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि 1973 में ऑयल एम्बार्गो हुआ, ईरान इराक वॉर हुई जो कि बहुत एक लंबे समय के लिए एक वॉर चली, सैंक्शंस भी इम्पोज किए गए ईरान पे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा चलता रहा। आप देखें तो पिछले वर्ष जून के महीने में करीब 12 दिन ईरान पे हमला होता रहा, इजराइल के द्वारा और यूएस के द्वारा जी। लेकिन उस टाइम भी हॉर्मुज बंद नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम ईरान की पार्लियामेंट ने एक एक्ट ज़रूर पास कर दिया था कि हम कभी भी हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं जी। तो इस बार जब 28 फरवरी को जैसे हमला हुआ, उन्होंने पहला जो डिसीजन लिया वो ये था कि हॉर्मुज को बंद किया जाए। जैसा आपने कहा कि करीब दुनिया का करीब 20% का कच्चे तेल का जो ट्रेड होता है वो हॉर्मुज के थ्रू होता है जी। तो उसकी वजह से सारे दुनिया पे इसका असर पड़ा, लेकिन भारत पे इसका कहीं ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि भारत देखा जाए तो करीब 88 से 90% करीब 88 से 90% निर्भर है आयात पे जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, करीब 60% जहाँ तक एलपीजी की बात है, 50% निर्भर है जहाँ तक प्राकृतिक गैस की बात है। इसकी वजह से हम पे जो इम्पैक्ट हुआ वो कहीं कहीं ज़्यादा था।
लेकिन ये भी है कि भारत ने पिछले एक दशक से कम बहुत तैयारी कर रखी थी इसकी, तो इस वजह से भारत पे जो प्रकोप हुआ इसका वो काफ़ी लिमिटेड रहा, क्योंकि एक तो ये कि पहले से तैयारी थी इसकी, दूसरी बात ये कि जैसे ही 28 फरवरी को ये अटैक्स हुए उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए गए, जिस तरह से एलपीजी कंट्रोल एक्ट किया गया और एलएनजी एक्ट पास किया, एलएनडी ऑर्डर पास किया गया और बहुत सारे मेजर्स थे जो मैं आपका जिसका चर्चा करूंगा, उसकी वजह से जो आम उपभोक्ता पे जो असर है वो कम से कम असर पड़ा। बिल्कुल सर, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पहला इसका सबसे पहला जो चरण है वो कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति यहाँ पर देखने को मिली। तो जब ये संकट वहाँ पर शुरू हुआ तो भारत की क्या कुछ उस वक्त पे कूटनीतिक प्राथमिकताएं थी और क्या कुछ चैलेंजेस थे, अगर डिप्लोमेटिकली हम देखें तो? देखिए, चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन साथ साथ हमने जिस तरह से जो कहते हैं कि ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो देखने में आई थी जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था उस टाइम पे, जो उसी तरह की उससे मिलती जुलती स्ट्रैटेजी थी इस बार भी। तो सबसे पहले तो सरकार ने तुरंत ही एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप गठित किया, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इंडियन नेवी को शामिल किया गया और एक नीति बनाई गई कि कैसे किया जाए इसको। इसके साथ आपने देखा होगा कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूएई का दौरा किया, पेट्रोलियम मंत्री ने कतर का दौरा किया, क्योंकि कतर हमारा नेचुरल गैस के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो खुद सऊदी अरेबिया गए, तो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट जो था एक हाई लेवल वो हुआ। उसके साथ साथ जो हमारी एम्बेसीज थी इन सारे देशों में, गल्फ के देशों में, ईरान में, वाशिंगटन डीसी में, हर जगह, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। तो हमारे जो कैपिटल्स तो टच में थे ही, इसके साथ साथ जो हमारे रिफाइनर्स हैं, जो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने भी एक आपसी सहयोग किया। जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे कि अरामको है, सऊदी अरामको है, एडनॉक है, कतर गैस है, उनके साथ मिलजुल के बातचीत करते हैं ताकि हमारी जो सप्लाई है, हालांकि इम्पैक्ट हुई है लेकिन वो इम्पैक्ट कम से कम रहे। सर, यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब ये संकट शुरू हुआ, ईरान ने वहाँ पर हॉर्मुज़ को बंद कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया के किसी भी देश का जहाज़ वहाँ से निकल नहीं पाया, लेकिन भारत अपने जहाज़ों को निकालने में वहाँ से सफल रहा नहीं। भारत ने किसी तरह का वहाँ पर टोल दिया, जिस तरह की बातचीत हो रही थी, ये कैसे संभव हो पाया? ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखा जाए तो 28 फरवरी के बाद भारत के सबसे ज़्यादा जहाज अगर किसी देश के निकले हैं हॉर्मुज़ के थ्रू, वो भारत के निकले। जो ये MOU साइन हुआ यूएस और ईरान के बीच में 17 जून को, उसके पहले करीब हमारे 12 LPG के जहाज़, 2 क्रूड के और 2 प्राकृतिक गैस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले बिना किसी टोल को पे किए हुए। उसके बाद तुरंत बाद जैसे ही MOU साइन हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला, तुरंत ही हमारे 10 क्रूड के जहाज़ और 1 LPG का जहाज़ फिर वहाँ से निकला। ये भारत की एक सफल कूटनीति का ही प्रमाण है। सर, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, हमने देखा कि जब से ये संकट वहाँ पर शुरू हुआ तो भारत के नेतृत्व की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करें, उन्होंने इजराइल की लीडरशिप से भी बातचीत की, ईरान के नेतृत्व से भी बातचीत की, उसके अलावा खाड़ी के जो विभिन्न देश हैं, चाहे हम कतर की बात करें, ओमान, UAE, सऊदी अरब, सबके नेतृत्व से उन्होंने बातचीत की। तो ये कितना महत्वपूर्ण रहा? डिप्लोमेसी के क्षेत्र में जब टॉप लीडरशिप एक दूसरे से बात करती है तो इससे बढ़ के कुछ नहीं। तो जो कॉन्फिडेंस आता है लीडरशिप में, देशों में, और हमारे जो भारतवासी वहाँ निवास करते हैं उसमें, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और वो जो कठिनाई का वक्त था उसमें प्रधानमंत्री जिससे ज़रूरत थी बात करने की, उन्होंने ना सिर्फ बात की, आपको याद होगा कि वो जब जा रहे थे यूरोप के दौरे में, उसके पहले सबसे पहले उन्होंने UAE को विज़िट किया 15 मई को। शेख मोहम्मद बिन जायद जो राष्ट्रपति हैं UAE के, उनके साथ बातचीत करी, उनके साथ कुछ काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें अधिकतर एग्रीमेंट जो थे वो एनर्जी के क्षेत्र में थे। तो बातचीत करना आवश्यक है,
हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने दौरा किया। हमारे डिप्लोमेटिक कांटेक्ट निरंतर चलता रहा, निरंतर बना रहा। जो कच्चे तेल के स्रोत हैं भारत में, अब 27 देश कभी हुआ करते थे, लेकिन अब 41 देशों से हम लोग कच्चा तेल और एलएनजी खरीदते हैं। तो इस पर जो काम किया गया है पिछले एक दशक में, वो कितना काम आया यहाँ पर? जो सारा मेहनत की गई पिछले 10 साल में, वो अब काम आई। तो अगर हमारा जो तेल है, कच्चा तेल या गैस या एलपीजी, जो खाड़ी के क्षेत्र से आ रहा था, अगर किसी वजह से रुक जाता है, तो हमारे पास और स्रोत हैं। और ये देखने में आया क्योंकि तुरंत ही हमने रूस से लेना शुरू किया। हमने अंगोला, अल्जीरिया, वेनेजुएला, जब ईरान पे सैंक्शंस हटे थोड़ी देर के लिए, हमने ईरान से लेना शुरू किया। तो डाइवर्सिफिकेशन तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो कि हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल इंपोर्ट सोर्सेस हैं, उनका एकदम से सोर्सिंग बढ़ गई। तो मई के महीने में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमने कच्चा तेल सोर्स किया वो रशिया से किया। करीब 35% हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स है उसमें रशिया का था। जहाँ तक एलपीजी और एलएनजी की बात है, यूएसए सबसे बड़ा स्रोत रहा। हालांकि यूएसए एक ट्रेडिशनल इंपोर्ट सोर्स कभी नहीं रहा है। करीब 10 साल पहले तक कतर से हम करीब 80% जो हमारा प्राकृतिक गैस का आयात था वो कतर से था। अब वो 80 से 40% हो गया। यूएई के साथ हमने करीब 4.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब हम बहुत यूएस से हम लोग प्राकृतिक गैस ले रहे हैं। तो चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, चाहे वो एलपीजी हो, हमने उसका डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कर पाए। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि देश के अंदर जो कदम उठाए गए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात हो या उसके अलावा पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने मिलकर के जिस तरह से काम किया, गैस की कमी नहीं हो पाई, कॉमर्शियल जो उपभोक्ता थे उन पर थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, लेकिन घरेलू जो उपभोक्ता थे उनको बिल्कुल गैस की कमी नहीं हुई, पेट्रोल पंपों पर कहीं डीजल पेट्रोल की कमी नहीं हुई। ये सब जो देश के अंदर किया गया, इसको आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जैसा मैंने आपको कहा, ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। जब ऐसी कोई एक क्राइसिस आ जाता है, एक इमरजेंसी पैदा हो जाती है, तो उसमें ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही काम आती है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए, जैसे कि एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर, एलएनजी ऑर्डर किया गया, रिफाइनर्स को कहा गया कि जो आप एलपीजी बनाते हैं, जो कच्चे तेल का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, आप मैक्सिमाइज करिए एलपीजी का प्रोडक्शन। तो जो 36 टीएमटी प्रोडक्शन होता था वो बढ़ के करीब 54 टीएमटी पे चला गया, 1.5 गुने से ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता थी। इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया, जैसे कि डोमेस्टिक सेक्टर है गैस के लिए, एलपीजी के लिए, नेचुरल गैस के लिए, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, तो जो हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उन सबको नेचुरल गैस मुहैया कराई गई। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, क्योंकि ये बड़े कोर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। और जो रिज़ल्ट था वो ये था कि जो कठिनाई के दिनों में भी एलपीजी लोगों के घर में 2.5 दिन में पहुंच रही थी। बिल्कुल, कोई भी पेट्रोल पंप खाली नहीं गया, क्योंकि दूसरे देशों में अगर आप देखें, हमारे पड़ोसी देशों में देखें या इवन विकसित देशों में देखें कि कहीं ऑड इवन हो रहा है, बिल्कुल, कहीं वर्किंग वीक को 4 दिन का कर दिया, कहीं राशनिंग हो रही है। हमें वो सब नहीं करना पड़ा। कुछ देशों में तो नेशनल इमरजेंसी तक लागू हो गई, और कितना जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो कितना बढ़ गई, लेकिन भारत में हम लोग उसको होल्ड कर पाए। संजय सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आए और बहुत महत्वपूर्ण आपने जो सवाल हैं उनका जवाब दिया। तो देखा आपने, कई सारे त्वरित कदम थे जो सरकार की ओर से उठाए गए, और कई सारे ऐसे कदम थे जिनकी तैयारियां पिछले 1 दशक से की जा रही थीं और जिनका फ़ायदा यहाँ हुआ और लोगों को परेशानी नहीं हुई, घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी नहीं हुई, भारत के पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं हुई, और डीजल और पेट्रोल के रेट भी उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से दुनिया के विभिन्न देशों में हमने देखा कि बेतहाशा वृद्धि वहाँ पर देखी गई। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।
तो आपने देखा इस विशेष चर्चा में किस तरह से भारत ने रणनीतिक कूटनीतिक दक्षता का परिचय देते हुए देश को ऊर्जा की जो किल्लत थी उससे बाहर निकाला, देश का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसका निर्माण किया गया। साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ उसकी वजह से जो सप्लाई में बाधा आई उसको लेकर के कैसे हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, कैसे अपने यहाँ नियमन किया और कीमतों को स्थिर रखा। सिर्फ आप देखें इन्फ्लेशन में तो 3% से 1% की बढ़ोतरी हुई है, 4% और 4 से 6% का एक बहुत ही कंफर्ट जोन माना जाता है पूरे देश के लिए। तो आरबीआई और सरकार ने जो अंतर मंत्रालय जो समिति का गठन किया और लगातार आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली बेसिस पर देश को बताने के लिए, सूचनाओं के लिए सरकार ने गठित किया और उसका ही असर था कि 1 जुलाई को आपने देखा कि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उसके दाम कम हुए, एटीएफ के दाम कम हुए, आपके जो छोटे सिलेंडर हैं उनके दाम कम हुए। नयारा एनर्जी ने भी अपने पेट्रोल और डीजल तक के दाम कम कर दिए अपने 7000 आउटलेट्स पर और उम्मीद है कि ये जो राहत का सिलसिला है वो आगे कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। तो फिलहाल अब ये जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के हमारी जो विशेष चर्चा है उस पर हम लगातार नए नए मेहमानों के जरिए आप तक इन सभी बातों को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक दिन एक उत्सव का।